Welcome to Nerdy Side. Chapter 3 Classification of Elements and Periodicity in Properties. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए शुरू में 1800s के आसपास साइंटिस्ट को सिर्फ 31 एलिमेंट्स के बारे में पता था। आज हम 118 से भी ज़्यादा जानते हैं। अब सोचिए, हर एक एलिमेंट और उसके लाखों कंपाउंड्स को अलग-अलग पढ़ना, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। इसीलिए एक सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी ताकि इनकी स्टडी आसान हो जाए और हम इनकी प्रॉपर्टीज़ में जो पैटर्न्स हैं उन्हें समझ सकें। तो चलिए थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। पीरियोडिक टेबल का सफर शुरू कैसे हुआ? जैसे जैसे नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे, काफी सारे साइंटिस्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उन्हें ग्रुप करके एक ऑर्डर लाने की कोशिश की। आइए कुछ सबसे पहली कोशिशों को देखते हैं। एक सबसे पहली कोशिश की थी योहान डॉबेराइनर ने 1829 में। उन्होंने दिया लॉ ऑफ ट्राइड्स। उन्होंने नोटिस किया कि तीन एलिमेंट्स के कुछ ग्रुप्स, जिनको उन्होंने ट्राइड्स कहा, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज काफ़ी सिमिलर थीं। और इसके साथ उन्हें एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल पैटर्न मिला कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक वेट का एवरेज होता है। अब इस स्लाइड पे इसका एग्जाम्पल देखिए, कितना इंटरेस्टिंग है। एल्कली मेटल्स को लेते हैं, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक वेट है 7 और पोटेशियम का है 39। अगर आप इनका एवरेज निकालें, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, तो आता है 23, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट सोडियम का एटॉमिक वेट है। ऐसा ही पैटर्न हैलोजेंस में भी दिखता है, जहां एवरेज काफ़ी क्लोज है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये लॉ ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही ट्रायड्स पर लागू होता था। इसलिए इसे एक फंडामेंटल लॉ ना मानकर बस एक इत्तेफाक समझकर डिसमिस कर दिया गया। अगली बड़ी कोशिश की जॉन न्यूलैंड्स ने 1865 में। उन्होंने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रपोज किया। उन्होंने एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया और एक कमाल की चीज खोजी कि हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट जैसी प्रॉपर्टीज दिखा रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे म्यूजिकल ऑक्टेव में 8वां सुर पहले सुर को रिपीट करता है, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। लेकिन इस लॉ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये था कि ये सिर्फ हल्के एलिमेंट्स पर ही काम करता था। ये पैटर्न कैल्शियम तक तो ठीक चला, लेकिन उसके आगे जो हेवियर एलिमेंट्स थे वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसलिए ये आइडिया क्रिएटिव होने के बावजूद साइंटिफिक कम्युनिटी में एक्सेप्ट नहीं किया गया। और फिर आए रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव, जिनको अक्सर फादर ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। उनका काम सिर्फ एक और कोशिश नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था जिसने पुराने आइडियाज पर बिल्ड करके एक ऐसी चीज बनाई जो सच में रेवोल्यूशनरी और लास्टिंग थी। मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक लॉ दिया, जो कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसका मतलब है कि जब आप एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के हिसाब से अरेंज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती हैं। तो यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है वो है कि मेंडलीव की टेबल एटॉमिक वेट पर बेस्ड थी। लेकिन मेंडलीव का असली जीनियस सिर्फ अरेंजमेंट में नहीं था। उन्होंने हिम्मत दिखाकर अपनी टेबल में ऐसी जगह खाली छोड़ दी जिनके एलिमेंट्स तब तक डिस्कवर भी नहीं हुए थे। और सिर्फ जगह ही नहीं छोड़ी, उन्होंने उन अननोन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट कर दिया, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे उन्होंने सिलिकॉन के नीचे एक एलिमेंट के लिए जगह छोड़ी जिसे उन्होंने ईका सिलिकॉन नाम दिया और उसकी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट कर दी, जैसा आप स्लाइड पे देख सकते हैं। कई सालों बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल परफेक्ट मैच थी। इसी चीज ने उनकी टेबल की प्रेडिक्टिव पावर को साबित किया और पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को मना लिया। मेंडलीव की टेबल रेवोल्यूशनरी तो थी, पर परफेक्ट नहीं थी। उसमें कुछ कमियां थी, जहां उन्हें प्रॉपर्टीज मैच करने के लिए एक भारी एलिमेंट को हल्के एलिमेंट से पहले रखना पड़ा था। इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तब मिला जब हमने एटम के अंदर के स्ट्रक्चर को बेहतर समझा, जिसने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की नींव रखी। 1913 में हेनरी मोजली ने अपने एक्सरे स्पेक्ट्रा के काम से ये प्रूव किया कि एक एलिमेंट की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो उसका एटॉमिक वेट नहीं बल्कि उसका एटॉमिक नंबर है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। इस डिस्कवरी से मेंडलीव का लॉ मॉडिफाई हो गया और बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कहता है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही वो लॉ है जिस पर आज की पीरियोडिक टेबल बेस्ड है। तो सवाल ये है कि एटॉमिक नंबर इतना फंडामेंटल क्यों है? क्योंकि एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। और किसी भी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज, वो कैसे रिएक्ट करता है, कौन से बॉन्ड्स बनाता है, ये सब उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, खास करके उसके सबसे बाहरी यानी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स पर। इसलिए
पीरियोडिसिटी का असली कारण है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस का रिपीटिंग पैटर्न, जो एटॉमिक नंबर से डिसाइड होता है। अब जब हम लॉ समझ चुके हैं तो चलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर करते हैं। इसे अक्सर लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, और ये इतनी बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर ऑर्गेनाइज्ड है कि इससे एलिमेंट्स की स्टडी बहुत सिस्टमैटिक और आसान हो जाती है। पूरी पीरियोडिक टेबल 4 मेन ब्लॉक्स में बटी हुई है: एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ये डिवीजन इस बात पर बेस्ड है कि एलिमेंट का आखिरी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन किस सबशेल या ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो एक तरह से एक एलिमेंट का टेबल में एड्रेस उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर से पता चलता है, जो हमें बताता है कि वो कहाँ रहता है और उसका कैरेक्टर कैसा होगा। सबसे पहले है एस ब्लॉक, जिसमें आते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 टेबल के एक्सट्रीम लेफ्ट में। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को कहते हैं एल्कलाइन मेटल्स, जिनकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है, और ग्रुप 2 हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन NS2 होती है। ये सभी सॉफ्ट, हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं और इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बहुत कम होती हैं, यानी ये अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसानी से लूज कर देते हैं। राइट साइड पर है पी ब्लॉक, जो ग्रुप 13 से 18 तक कवर करता है। यहाँ आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है। पी ब्लॉक में सबसे ज्यादा केमिकल डाइवर्सिटी दिखती है। इसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सभी होते हैं। इसमें हैलोजेंस जैसी हाईली रिएक्टिव फैमिली भी है, ग्रुप 17, और नोबल गैसेस जैसी इनर्ट फैमिली भी, ग्रुप 18। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को मिलाकर अक्सर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल के बीच में आते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, जो ग्रुप 3 से 12 तक फैले हैं। इन्हें ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक के हाईली रिएक्टिव मेटल्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बीच एक ब्रिज बनाते हैं। इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन अंदर के n-1 d ऑर्बिटल में एंटर करता है। ये सभी मेटल्स हैं और इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाना, कलरफुल आयन्स बनाना और इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट्स की तरह काम करना। आखिर में आते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जो टेबल के नीचे 2 अलग रोज में रखे गए हैं। इन्हें इनर ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन और भी अंदर के n-2f ऑर्बिटल में जाता है। इस ब्लॉक में 2 सीरीज हैं, लैंथेनॉइड्स जिसमें 4f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं और एक्टिनॉइड्स जिसमें 5f ऑर्बिटल्स फिल होते हैं। ये सभी मेटल्स हैं और एक्टिनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते हैं। ओके, अब हम आते हैं इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर, पीरियोडिक ट्रेंड्स। पीरियोडिक टेबल की असली खूबसूरती इसकी प्रेडिक्टिव पावर में है। हमें हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को रटने की जरूरत नहीं है, हम उनकी पोजीशन के बेसिस पर उन्हें प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के पैटर्न्स पीरियड में आगे बढ़ने पर और ग्रुप में नीचे जाने पर कैसे चेंज होते हैं। ये स्लाइड आपके नोट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से समझते हैं। पहला, एटॉमिक रेडियस। जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड में, तो रेडियस एक्चुअली कम होता है। शायद आपको उल्टा लगे, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन्स को और जोर से अंदर की तरफ खींचता है। जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो रेडियस बढ़ता है, क्योंकि हर स्टेप पर एक पूरा नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है। नेक्स्ट, आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जरूरी एनर्जी पीरियड में आगे जाने पर यह बढ़ती है, क्योंकि छोटा साइज और ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से पकड़ कर रखते हैं। ग्रुप में नीचे जाने पर यह कम होती है, बड़े साइज और अंदर के इलेक्ट्रॉन्स के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से, जिससे सबसे भारी इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है। आखिरी में, मेटालिक कैरेक्टर। यह पीरियड में आगे जाने पर कम होता है, क्योंकि राइट साइड के एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करना पसंद करते हैं, और ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि एलिमेंट्स आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर पाते हैं। ठीक है, चलिए अब इस नॉलेज को एक्शन में लाते हैं। हम इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके एक टिपिकल एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि इन ट्रेंड्स को प्रैक्टिस में कैसे यूज करना है। तो क्वेश्चन है, इन एलिमेंट्स को मेटालिक कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम और फॉस्फोरस। मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए पॉज करके जो ट्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किए हैं उन्हें यूज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। रेडी? चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका है स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में लोकेट करो। सोडियम और मैग्नीशियम पीरियड 3 के शुरू में है। सिलिकॉन और फॉस्फोरस भी पीरियड 3 में है, पर आगे राइट साइड में। बेरिलियम पीरियड 2 में है, ठीक मैग्नीशियम के ऊपर। स्टेप 2, पीरियड का ट्रेंड अप्लाई करो। हमें पता है मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट से राइट जाने पर कम होता है,
तो पीरियड 3 में ऑर्डर होगा Na ग्रेटर देन Mg ग्रेटर देन Si ग्रेटर देन P। स्टेप 3, अब ग्रुप का ट्रेंड अप्लाई करो। मेटालिक कैरेक्टर ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम के नीचे है तो मैग्नीशियम ज़्यादा मेटालिक होगा। स्टेप 4, अब सबको एक साथ कंबाइन करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो। सबसे कम मेटालिक है फॉस्फरस, उसके बाद सिलिकॉन, फिर आएगा बेरिलियम, उसके बाद मैग्नीशियम और सबसे ज़्यादा मेटालिक है सोडियम। तो करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर है P लेस देन Si लेस देन Be लेस देन Mg लेस देन Na। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि डॉबरलेनर और न्यूलैंड जैसे साइंटिस्ट के शुरुआती लॉज एटॉमिक वेट पर बेस्ड थे। फिर मेंडलीव ने एक बड़ा ब्रेक थ्रू लाया अपनी टेबल से, जो इतनी पावरफुल थी कि नए एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट कर सकी। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बेस्ड है, आज की टेबल का फाउंडेशन है, जो S, P, D और F ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज्ड है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसी प्रॉपर्टीज प्रिडिक्टेबल ट्रेंड्स दिखाती हैं, जिससे हम केमिकल बिहेवियर को बिना सब कुछ रटे समझ सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं।